दोस्तों, आज हम मॉडर्न साइंसेस को लेकर एक नई लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ मैं हिंदी में ही रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं नई सवेर पाठशाला शिमला में चलाते हैं, तो ये वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर इस बारे में है कि कितनी बड़ी है ये दुनिया और कितनी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है ये दुनिया। अब आप सभी के दिमाग में ये होता होगा कि हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। बड़ी के मामले में हमने तारे देखे हैं, तो हम देखते हैं तारे बहुत दूर हैं हमसे, तो यानी कि बहुत बड़ी है ये दुनिया। और जब हम बात करते हैं छोटी की, तो हम छोटे से छोटा कोई कण, कोई जैसे ये चौक है, इसका जो डस्ट है मेरे इस टाइम हाथ पर लगी हुई है, इसका कोई छोटा सा कण, मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि ये बहुत छोटा है। तो आखिर कितनी छोटी चीज़ों से मिलकर हमारी दुनिया बनी है लगभग, और कितनी बड़ी है ये दुनिया, इसका क्या कोई अंदाज़ा हम लगा सकते हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम यही बात करने जा रहे हैं कि असल में हम पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का या विजिबल यूनिवर्स का हम जो साइज़ है उसका एक अंदाज़ा लगाने जा रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन सके, क्लियर हो सके कि ये कितनी बड़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमें दुनिया के बड़ी होने का एहसास कहाँ से होता है। हम सबसे पहले बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कितनी बड़ी चीज़ें। तो इसके बारे में हम सबसे पहले स्टार्स के बारे में बात करते हैं कि हमें एक बार में अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं, हम तारे देखते हैं, तो हमें कितने तारे दिखाई देते हैं। तो अगर आप आसमान की तरफ ऐसे ही देखते हैं नंगी आंखों से, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी टेलीस्कोप के, तो आपको 10,000 तारे लगभग दिखाई देते हैं सभी को। अब ये जगह पर फ़र्क पड़ता है, कई बार आप बहुत किसी शहर में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, तो वहाँ पर आपको कम तारे दिखाई देते हैं। अगर आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ और पहाड़ के एकदम टॉप पर जाकर वहाँ पे आप रुको रात को, तो रात को अगर आप देखेंगे आसमान की तरफ, तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो एट एन एवरेज वहाँ की अगर हम बात करें, तो हमें लगभग एक बार में जितना भी आसमान नज़र आता है, तो हमें 10,000 तारे लगभग दिखाई देते हैं। अब 10,000 कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है कि आप इसके बारे में सोचकर चौंक उठे कि भाई 10,000 तारे दिखाई देते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है 10,000। इसको हम समझने के लिए इसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप रेत का एक जो कण होता है बहुत छोटा सा, अगर आप उस रेत के एक कण को एक मान लो, तो 10,000 अगर रेत के ऐसे कण आप इकट्ठे करो, तो आपको 3 चम्मच रेत मिलेगी, 3 स्पून्स ऑफ सैंड। 3 चम्मच रेत में जो कण होते हैं वो 10,000 कण होते हैं, और इतने ही तारे हमें दिखाई देते हैं एक बार में अगर हम आसमान की तरफ देखें तो। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अब वैज्ञानिक जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हम देखें कि इस क्या इतनी तारे हैं, इसके अलावा और कितना बड़ा है ये यूनिवर्स, कितनी बड़ी है ये दुनिया। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया। अब यहाँ पर मैं वैज्ञानिकों के नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको सभी को पता है टेलीस्कोप गैलीलियो ने सबसे पहले बनाया, उसके बाद उसे इम्प्रूव किया गया और लगातार इम्प्रूव किया गया, और इम्प्रूव करते करते बहुत अच्छे टेलीस्कोप्स 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे पास आ चुके थे, समझ लो। और वो टेलीस्कोप से जब दुनिया को देखा गया, जब ऊपर की तरफ देखा गया, तो हमें कितने तारे लगभग दिखाई देते हैं। तो एक टेलीस्कोप से अगर आप देखोगे तो अब आपको कम से कम 10 लाख तारे दिखाई देते हैं, 10 लाख तारे। और 10 लाख तारे को भी अगर आप समझना चाहो इस फॉर्म में, तो 10 लाख तारे से मतलब है लगभग 1 बाल्टी रेत, ठीक है। यानी कि हमें जितने तारे दिखाई दिए वो 1 बाल्टी रेत के कणों के, जितने कण होंगे उसमें उतने तारे हमें दिखाई देंगे टेलीस्कोप से। जब टेलीस्कोप से देखा गया और ये सब दिखाई दिया, तो वहाँ तब ना एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे तब, एडविन हबल, उनके नाम पर ही एक हबल टेलीस्कोप का नाम आपने सुना होगा कई जगह पर, हबल टेलीस्कोप। और ये जिस वैज्ञानिक के नाम पर था वो थे एडविन हबल। वो ये स्टडी कर रहे थे। टेलीस्कोप से क्या करते हैं, टेलीस्कोप से वैज्ञानिक तस्वीरें खींचते हैं आसमान की, और जब वो आसमान की तस्वीरें खींचते थे तो उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने मतलब कुछ लोगों को रखा हुआ था। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी हेनरी लिवेट।
हेनरी लिवेट। बस मैं इन दो ही वैज्ञानिकों के नाम लूँगा, इससे ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। हेनरी लिवेट असल में एक वैज्ञानिक सीधे तौर पर तो नहीं थी, उनकी वो असल में सुन नहीं सकती थी, पर उनकी देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकती थी तस्वीरों को। तो उनका काम ही ये था कि टेलीस्कोप से जो तस्वीरें खींची गई वो सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके एक जगह रख के फिर वहाँ पर वो उसका अध्ययन करती थी और देखती थी और उसके बारे में कुछ चीज़ों को नोट करती थी। तो वहाँ से हेनरी लिवेट ने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ नोट की। उन्होंने नोट किया कि कुछ तस्वीरों में जैसे जब तारे दिखाई देते हैं, जैसे मान लो ये तारे हैं, इस तरह से तारे हैं, ये मैं तारे इस तरह के बना रहा हूँ जो स्टार बच्चों को कॉपी पे मिलते हैं। उन तारों के बीच में इस तरह का ना कुछ इस तरह का एक स्पाइरल सी खाली जगह दिखाई देती थी कई जगह। जैसे यहाँ पर भी तारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी तारा दिखाई दे रहा है, ये सारा मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर तारे हैं सभी, पर बीच में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर तारे नहीं दिखाई देते थे, पर कुछ ऐसा डार्कनेस ही, जहाँ बहुत फेंट से सी लाइट जहाँ से आ रही होती थी उन तस्वीरों में। ये जो खाली जगह यहाँ पे इस तरह की दिखाई देती थी, ये क्या थी, इसके बारे में समझना चाह रहे थे सभी। तो एडविन हबल ने आगे जाकर खोज की या उन्हें पता लगा कि असल में ये जो चीज़ है ये अपने आप में एक तारों का समूह है, लगभग 100 बिलियन तारों का एक समूह है जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। और ये हमारे ये जो तारे हैं, ये वाली जिस गैलेक्सी में हम बैठकर बात कर रहे हैं, इससे बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें बहुत फेंट सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से पता लगा कि गैलेक्सी, जैसे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम है मिल्की वे, अभी मैं इसकी डिटेल में भी जाऊँगा। तो इस गैलेक्सी के अलावा उन्हें पता लगा कि और बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, इतनी दूर हैं, इतनी दूर है कि वहाँ से हमारे तक रोशनी बहुत कम पहुँच रही है या फिर बहुत फेंट है। वहाँ उनकी जो इमेज, जो पिक्चर आ रही है उस टेलीस्कोप में, वो बहुत फेंट इमेज आ रही है, बहुत हल्की। इसकी वजह से उन्हें पता लगा कि इस तरह के उन्होंने स्पॉट सारी तस्वीरों में उन्होंने इकट्ठे करने शुरू किए। तो धीरे धीरे ये पता लगा कि अच्छा, सबसे पहले मैं गैलेक्सी के बारे में बता दूं कि एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन तारे होते हैं। 100 बिलियन को अगर आप इस तरह से समझना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 बिलियन में आगे 9 ज़ीरो लगती हैं। जैसे आप मिलियन में, मिलियन होता है 10 लाख, बेसिकली 6 ज़ीरो होती हैं, बिलियन में 9 ज़ीरो होती हैं। तो 100 बिलियन तो इसके आगे 9 ज़ीरो लगा दिए आप, तो लगभग ये कितनी ज़ीरो हो गई, 10 की पावर 11। इतने तारे एक गैलेक्सी में होते हैं। और जब उन्होंने पता किया, जो उन्हें पता लगा कि टोटल 100 बिलियन ही गैलेक्सीज़ भी हैं हमारे विजिबल यूनिवर्स में। इसे विजिबल यूनिवर्स क्यों कहते हैं मैं अभी बताऊंगा। तो इतनी ही, यानी 100 बिलियन, यानी इतनी ही गैलेक्सीज़ हैं हमारे विजिबल यूनिवर्स में। 10 की पावर 11 यानी कि 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन के लगभग तारे हैं। तो यानी टोटल कितने तारे हो गए। वह लोग कहते हैं ना तारे गिन नहीं सकते। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक अंदाज़ा रख रहा हूँ सामने कि तारों को गिना तो नहीं जा सकता, पर हम फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितने। तो 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में इतने तारे हैं। तो आपके पास कितने तारे हो गए, 100 बिलियन गुणा 100 बिलियन, इतने तारे हो गए, यानी लगभग इतने तारे। 10 के यानी 1 के आगे आपको 22 ज़ीरो लगानी पड़ेगी, इतने तारे। इतने ज़ीरो आपने ज़्यादातर नेताओं के घोटालों में ही सुने होंगे कि किसी ने इतने लाख करोड़ का घोटाला किया, किसी ने इतना बड़ा वो किया, स्कैम किया, या फिर कोई इतने पैसे लेकर भाग गया बाहर, है ना। तो वो सब आपने वहाँ पर सुना होगा। यहाँ पर अब आपको मैं स्टार्स के बारे में बता रहा हूँ कि स्टार्स में 10 की पावर 22, 1 के आगे 22 ज़ीरो लगेंगी। तो इतने तारे हमारे विजिबल यूनिवर्स में हैं। इसे हम विजिबल यूनिवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना ही हमें अभी तक विजिबल हुआ है, हम सिर्फ इतना ही अभी तक देख पाए हैं। यानी इसके अलावा भी, हाँ इसके अलावा भी हो सकता है,
हमें जितना पता लगा है हम तो सिर्फ उतना बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो इसमें अब हम एक और चीज़ जोड़ते हैं, चलो। अच्छा, ये जो 10 की पावर 22 मैं बात कर रहा हूँ, ये कितने जो तारे, अगर मैं इसी जगह पर इसी फॉर्म में समझने की कोशिश करूँ कि 10 की पावर 22 इतने स्टार्स जो हैं, अगर मैं इन्हें भी ऐसे ही समझने की कोशिश करूं जैसे कि 10,000 तारे उतने हैं जितने 3 चम्मच रेत में कण होते हैं, और ये 1 बाल्टी रेत हो गई। इतने तारे अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसी फॉर्म में, तो आपको पता है कितनी रेत बनेगी? धरती पर जितने भी समुद्र के बीच हैं, जितने भी खेत खलिहान है, जितना भी मिट्टी है इस धरती पर, उतने सारे कण को आप 10,000 से गुणा कर दो, यानी कि लगभग 10,000 धरतियों की जितनी अपनी प्लेनेट अर्थ है, जितनी मिट्टी इकट्ठी कर दो, तो उतने हैं ये तारे। यानी ये नंबर देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये तो हो गया 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 22 हुआ है, देखने में लगेगा बस 6 से 22 हुआ है, पर असल में यही होती है संख्याओं का इतना महत्व होता है इसे समझने का कि देखो इसका मतलब, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्म समझा रहा था कि 3 चम्मच रेत के बराबर आप नंगी आंखों से देखते हैं, 1 बाल्टी रेत के बराबर, उसके कणों के बराबर आप तारे टेलीस्कोप से देखते हैं, और अगर आप सारी गैलेक्सीज़ के तारे मिला दें तो वो कितनी रेत बनती है? पूरी धरती के अंदर जितनी भी रेत है, मिट्टी है, उसको अगर आप गुणा करो 10,000 से तो उतनी रेत बनती है। यानी कि ये अब मामला यहाँ से शुरू होता है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है हमारी दुनिया। इसका अंदाज़ा लगाना अब आपके बस में नहीं रहा। अब आप सोचोगे कि कितने सारे स्टार्स हैं। और अगर आप अब अपना वापस आते हैं वहाँ से, हम तो आपके सबसे नज़दीक एक तारा है, उस तारे को बोलते हैं सूरज, यानी कि सन, ठीक है। ये एक तारा है और इस तारे का साइज़ बहुत ही मीडियोकर सा, बहुत ही आम, एक औसत साइज़ का ही तारा है। ये कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है, मतलब इससे बहुत बड़े बड़े, सूर्य से बहुत बड़े बड़े बहुत सारे तारे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। ये जो तारा है ये सिर्फ एक तारा है, एक कॉमन सा तारा, वो इन्हीं में से ही कोई एक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस एक तारे के, उसके अराउंड जो हमारे पास जो कुछ हम देखते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये है हमारा सौरमंडल। ये सिर्फ एक तारे की कहानी है। अगर आप इस पूरी दुनिया की कहानी, अगर आप यूनिवर्स की कहानी समझना चाहो तो वहाँ पर इतने तारे हैं। और अक्सर हम लोग जब दुनिया के बारे में बात करते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारे ये प्लैनेट्स तक जाता है। बस हमें बस ये पता है कि मरकरी, वीनस और अर्थ, मार्स, है ना, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, ये सारे ही हमारे नज़र में आते हैं कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये इतनी हमारी दुनिया है। नहीं भाई, ये सिर्फ एक तारे की कहानी है और हमारे पास इतने सारे तारे मौजूद हैं, 10 की पावर 22, ठीक। बल्कि ये भी एक अंदाज़ा है इस स्केल पे, यानी कि आप असल में तो लगभग इतने हैं, 10 की पावर 22 को अगर 7 से गुणा करो, और हो सकता है ये थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे ये गिनती हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, कि अभी तक जितने गैलेक्सीज हमने देखी हैं इतने तारे उसमें हैं। अब आप सोचिए कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। कई ऐसे तारे हैं जिनकी लाइट हमारे तक पहुंचने में 1 मिलियन साल भी लग जाएंगे, यानी कि लगभग 10 लाख साल लगेंगे। और लाइट की स्पीड आप सभी जानते हैं, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर। मैं किलोमीटर में बता रहा हूँ, वैसे मीटर में बता सकते हैं, प्रति सेकंड। प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 सेकंड में। तो सोचो कि वो 10 लाख साल वहाँ से अगर लाइट को हमारे तक आने में लगते हैं तो वो तारा हमसे कितनी दूर होगा। और कोई तारा जितनी दूर है वहीं से अंदाज़ा लगेगा कि ये दुनिया कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है ये। यानी हमारे किसी भी अंदाजे में ये आ ही नहीं रहा है। आप सोच कर देखो, दुनिया इतनी बड़ी है। अब हम बात करते हैं इसी तरह से कि हमारी जो धरती है, अब हम इसके बारे में बात करें, धरती के अराउंड। अब धरती और सूरज के बीच में हम देखते हैं कंपैरिजन असल में कितना है। क्योंकि अगर हम ये देखें ना कि हमारे स्कूल में जो हमें सिखाया जाता है, या फिर जो तस्वीरें बहुत पॉपुलर हैं
क्योंकि जो पॉपुलर तस्वीरें होती हैं वो हमारे दिमाग में अक्सर गलत इमेज बना देती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्केलिंग सही नहीं होती। स्केलिंग से क्या मेरा मतलब है, जैसे इतना बड़ा सूरज दिखाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे सन, ऐसे मरकरी, वीनस और यानी वो अर्थ बनाएंगे, प्लैनेट्स, और ऐसे बना देंगे बस, कि वो तो फिर दिखा देंगे ऐसे ऐसे करके, है ना, कि यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे अपना सॉलर मंडल आपने ऐसे ही देखा होगा। तो वहाँ पर सूरज और धरती का जो साइज़ होता है ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालते वो। इतनी बड़ी धरती बना देंगे तो इतना बड़ा सूरज बना देंगे, है ना। तो उससे क्या है, हम लोगों को लगता है कि शायद धरती और सूरज, क्योंकि धरती ही बहुत बड़ी है, हमारे तो सबसे नज़दीक यही है, हम देखते हैं कि धरती ही बहुत बड़ी है, तो हमें लगता है कि सूरज भी काफ़ी बड़ा होगा और वो धरती से लगभग कुछ गुना ज़्यादा बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कि बहुत बड़े बड़े सूर्य से लाखों गुना बड़े तारे भी मौजूद हैं, और सूरज से काफ़ी छोटी है हमारी धरती। हमारा अगर प्लैनेट है जो अर्थ है, ये बहुत छोटा है। ये कितना छोटा है मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मैं कुछ नंबर्स में सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक सूरज में अगर आप धरतियाँ फिट करनी शुरू करो, जैसे सूरज के बराबर एक डब्बा लेकर उसमें धरती डालनी शुरू करो, तो पता है कितनी धरतियों को ये समा सकता है अपने अंदर? 13 लाख धरतियों को। इतनी धरतियां सूरज के अंदर समा सकती हैं। अब आप सोचो कि धरती का जो साइज़ है वो सूरज के आगे क्या है। धरती का साइज़ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, लगभग दिखेगा ही नहीं हमें सूरज के सामने। और वो धरती है हमारी, जिसे हम कहते हैं कि धरती बहुत बड़ी है, क्योंकि हम देख किधर से नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्स के सामने देखोगे तो सूरज भी बहुत छोटा सा है, सूरज के सामने धरती बहुत छोटी सी है। आपके सामने अगर आप अपने आप से देखोगे तो आपके सामने तो धरती बहुत बड़ी है, ठीक है। सो इसीलिए इसी दोनों तरफ से हम देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया किस तरह की है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, और हम कहाँ पर खड़े हैं। हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उस प्लैनेट का बाकियों के साथ क्या कंपैरिजन है। अब आप देखिए, ये तो हो गया बड़ी, कि कितनी बड़ी है दुनिया, और हमने देखा कि सूरज के आगे धरती हमारी का साइज़ क्या है कि 13 लाख धरतियाँ इकट्ठी अगर कर दो आप, तो जाके एक सूरज का साइज़ बनेगा। अब आप दूसरे एस्पेक्ट से भी हम देखते हैं, वो क्या है कि कितनी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है ये दुनिया। छोटी चीज़ों से बारे में हम बात करते हैं तो जिन्होंने थोड़ा बहुत स्कूल में भी ज्ञान पढ़ा हुआ है उन्हें पता है। हम बात करते हैं फिर अणु और परमाणु की। परमाणु यानी कि एटम। हमें पता, हम सोचते हैं कि एटम बहुत छोटा है और उससे मिलकर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हमें सबसे पहले यही सिखाया था एटम के बारे में। तो एटम कितना छोटा है, आखिर कितना छोटा है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे? इसका अंदाज़ा हम वैसे लगाएंगे जैसे हम अभी बड़ी चीज़ों का लगा रहे थे। इतने तारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लगभग इतने तारे पूरी दुनिया में हैं, सॉरी विजिबल यूनिवर्स में है, जितना हमने अभी तक देखा है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारा का सारा समझ लिया है या देख लिया है। इतने तारे हैं हमारे विजिबल यूनिवर्स में। और एटम का साइज़ आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने ही एटम 3 बूंद पानी में होते हैं। इतने ही एटम, थ्री ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने तारे पूरी दुनिया में हैं, जिसका मैं अभी आपको बता रहा था कितने हैं, वो आपने देखा ना, वो रेत के हिसाब से जो हमने अंदाज़ा लगाया, तो बिल्कुल इतने ही एटम 3 बूंद पानी में होते हैं। अब जिन लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, जिन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एवोगैड्रो नंबर पढ़ा है, वो इसका अंदाज़ा लगा सकेंगे आराम से कि 3 बूंद पानी में इतने एटम कैसे हैं। पर उस बात के मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग वैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो से कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अगर हम वो टेक्निकल चीज़ें बीच में डाल देंगे तो उससे क्या है कि उनका इंटरेस्ट लूज़ हो सकता है। इसलिए मैं वो यहाँ पर बात नहीं करूँगा। कोई एकेडमिक लेक्चर ज़रूर दूंगा मैं, उस पर वो एक अलग से लेक्चर दूंगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम फ़िलहाल ये बात कर रहे हैं कि हमारी दुनिया कितनी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है और कितनी बड़ी दुनिया में हम रह रहे हैं। अब हम
इसको अपनी रियल लाइफ में जिस तरह से हम इस दुनिया को वैसे समझ रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं, उससे जोड़ कर देखते हैं। क्या आपने ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में सिर्फ अपने साइंस टीचर से ही सुना है? नहीं। इन ग्रहों के बारे में बात करने वाले कुछ और लोग भी हैं इस समाज में, और उनको हम बोलते हैं ज्योतिष या पंडित, या जो हाथ देखकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं वो लोग। ज्योतिष इस चीज़ को कैसे देखता है? वो कहता है कि आपके फलाने घर में मंगल बैठा हुआ है और फलाने में आपके शनि बैठा हुआ है और शनि आपके सिर पर चढ़ के बैठा हुआ है, या ऐसी ऐसी जो भी बातें वो करते हैं। आपको पता है जो शनि ग्रह है सैचन हमसे कितनी दूर है? इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए पहले तो। अब मैंने आपको बताया कि कैसे सोचना है आपने, तो वैसे सोचिए। सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक आने में लगभग 8.5 मिनट लग जाते हैं, और धरती के बाद फिर मंगल आएगा, फिर जो बाकी ग्रह आएंगे, फिर जाके सैचन आएगा अपना। तो सैचन तक देखो कि आप कितनी दूरी है हमारी, सबसे पहले तो। फिर उसके बाद जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के बारे में एक और बात, हम उसके साइज़ के बारे में थोड़ा बात कर लें। शनि ग्रह का साइज़ कितना है? उसमें कम से कम 800 के लगभग धरतियां समा सकती हैं, इतना बड़ा शनि ग्रह है, जिसके बारे में आपको ज्योतिष कई बार कहता है कि आपके सिर के ऊपर बैठा हुआ है या आपके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है शनि। अब आप सोचिए, अगर जिस 800 धरतियों के बराबर शनि ग्रह है वो आपके ऊपर सर पे बैठ जाएगा तो आपका बनेगा क्या? मतलब कि बिल्कुल ही, अगर आप विज्ञान की नज़र से इस दुनिया को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बातें बिल्कुल फिजूल लगने लगेंगी। अब आप सोच कर देखो, हमारी इस धरती पर लगभग 700 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 700 करोड़ लोग। 700 करोड़ लोगों में से आप सिर्फ एक हो, 700 करोड़ लोगों में से आप सिर्फ एक हो, और वो वहाँ पर इतनी दूर हमसे यानी हमारे ग्रह से, धरती से 800 गुना बड़ा एक शनि ग्रह है, और वो वहाँ से आपके ऊपर भारी हो रहा है। मतलब ये क्या है? ये मतलब कैसे कोई इस बात पे यकीन कर सकता है कि 700 करोड़ में से उसने चुना कि मैं इस पे भारी होऊंगा और इस पे भारी होऊंगा और इस पे नहीं होऊंगा? ये कैसे हो सकता है? इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जब जब आप जितना ज़्यादा आप विज्ञान को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, इस दुनिया के विशालता के बारे में और ये कितनी सूक्ष्म है दुनिया, उसके बारे में जितना आप अंदाज़ा लगाते जाएंगे अच्छे से, और फिर और अच्छी किताबें पढ़ते जाएंगे इस बारे में, आप इन चीज़ों से अपने आप दूर हो जाएंगे। ये जो ज्योतिष, हाथ देखना या कुछ ऐसे आपके ऊपर शनि भारी है, मंगल हल्का है या कुछ भी है, ये चीज़ों से आप अपने आप निकल आएंगे। और इस तरह का वहम भरम हमारे दिमाग से तभी निकल सकता है जब हम असल में समझते हों शनि कौन है। अब शनि के बारे में किसी को पता नहीं है कुछ भी। शनि के बारे में कई जगह पे कुछ लोग, कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, या किसी को पंडित ने कुछ कह दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको ये चढ़ाना पड़ेगा, नदी में आपको जाके कुछ फेंकना पड़ेगा, है ना, या नहरों में कुछ फेंकना पड़ेगा, और लोग ये सब कर रहे हैं। पर अगर आप असल में समझना चाहें, अगर आप असल में तो देखें, तो आपकी ज़िंदगी पर किसी ग्रह का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे आप हो ही नहीं कुछ, आप 700 करोड़ में सिर्फ एक इंसान हो, बहुत आम से इंसान हो आप। आपको इतने अलग नहीं हो कि वो वहाँ से शनि ग्रह को आप दिखाई दे रहे हो इतनी बड़ी दुनिया में। इवन शनि ग्रह की भी क्या मतलब समझ लो, वो है कि एक छोटे से तारे के इर्द गिर्द वो घूम रहा है, बस एक सिंपल सा छोटा सा तारा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और ऐसे कितने तारे हैं? 10 की पावर 22, यानी कि 100 बिलियन गुना 100 बिलियन, इतने तारे हैं, उनमें एक तारा है उसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, और वो अपने ही एक भाई या बहन समझ लो, धरती के ऊपर रहने वाले 700 करोड़ लोगों में से किसी एक की कुंडली पे भारी है। मतलब ये कैसे हो सकता है? आप लोग खुद सोच सकते हैं, खुद समझदार हैं इस बारे में। अब हमारे एक अंकल थे, उनको लगता था कि, उनको पंडित जी ने कह दिया कि आपके ऊपर शनि भारी है, उनके ऊपर शनि भारी है, उन्हें लगने लग गया ऐसा। अब हुआ क्या, एक बार शनिवार को उनका स्कूटर किसी मोड़ पर स्लिप हो गया, तो उनको ये यकीन हो गया कि अच्छा हाँ, अभी वो मोड़ पर मेरा स्कूटर स्लिप हुआ और आज शनिवार भी है, इसलिए ये शनि मुझ पर भारी है, और पंडित जी ने मुझे जो कहा वो ठीक कहा। पर वही अंकल जी का बुधवार को एक्सीडेंट हुआ और उनके पैर में रॉड डालनी पड़ी, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया बहुत बड़ा। अब वो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, पर वो जो स्कूटर स्लिप हो गया शनिवार को, उससे उन्हें बहुत बड़ी वो थी, क्योंकि वो उसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में पंडित ने डाल दिया था कि जो शनि है वो आप पर भारी है।
सो दोस्तों, ऐसा कोई भी ग्रह किसी पर भी कोई भारी या हल्का नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें बकवास हैं। आपको विज्ञान को विज्ञान की नज़र से समझना चाहिए। आपको अब अच्छा, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि ये तो हमें पता लग गया है, अंदाज़ा लगा लिया हमने कि विजिबल यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है और कितनी छोटी चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे? हम इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? हम गैलेक्सीज़ के बारे में कैसे पता लगाएंगे जो हमसे इतनी दूर है कि वहाँ से हमारे तक प्रकाश के आने में भी लाखों साल लग जाते हैं? हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? या फिर हम छोटी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप सभी को कि पहली बात तो ये कि जो है दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप बनाया, हमने छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप बनाया। पर इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की एक सीमिताई है, यानी कि एक सीमित रूप में ही हम उसमें ही आप इनको इम्प्रूव कर सकते हो। बड़ा लेंस लगा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे इम्प्रूव कर दिया, वैसे इम्प्रूव कर दिया, थोड़ा और बारीक चीज़ों देखने लग गया वो, थोड़ा और बड़ा देखने लग गया वो। पर फिर भी आप सिर्फ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से बड़ी दुनिया को और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की दुनिया को देखकर समझ ही नहीं सकते। इससे आपको सिर्फ देखने से कुछ आइडिया ज़रूर मिल सकता है, पर फिर भी आप एक कुछ सीमित रूप में ही देख सकते हो उसको, उसके आगे फिर देख भी नहीं सकते। क्योंकि एटम के बारे में भी अगर आप बात करो ना, एटम जैसे जो बहुत छोटा है, यानी एटम सोचो कितना छोटा होगा कि इतने एटम 3 बूंद पानी में होते हैं। और एटम के अंदर आपको पता है होता है न्यूक्लियस। ये मान लो अगर एटम है, मैंने बहुत बड़ा बनाया यहाँ पर, तो सर न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है लगभग ऐसे ही, जैसे मैंने ये एक डॉट सा बना दिया बीच में, छोटा सा, बहुत छोटा सा। क्योंकि एटम से न्यूक्लियस 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा होता है। अब ये भी सोच लो, पहले तो आप एटम के बारे में सोच सोच के वो हो जाओगे कि यार एटम कितना छोटा है, उसके बाद उससे भी 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अलावा बहुत सारे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनके बारे में अब हमें पता लगा है पिछले 50-60 सालों में। तो वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप कैसे जान लोगे? क्या आप उन्हें देख के समझ लोगे अच्छा वो रहा एटम, वो रहा प्रोटॉन, वो रहा न्यूट्रॉन, वो रहा इलेक्ट्रॉन? नहीं, आप इस तरह से नहीं समझ पाओगे। तो ये जो हमारी जो दुनिया है, ये मेरा लेक्चर का टाइटल था मॉडर्न साइंसेस। तो अभी मैं बस आपको यही बता रहा था कि ये दुनिया जो है ये बहुत बड़ी है और बहुत छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, और इनका आप एक सिर्फ अंदाज़ा तो लगा सकते हो, पर इनके बारे में अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप वो कैसे समझ सकते हो, इसके बारे में होगा मेरा अगला लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे समझें फिर इस दुनिया को, कैसे देखें, या फिर ये जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं इनके बारे में हमें पता कैसे लगा और कैसे हम फिर समझेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। इसके लिए हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से तो हम नहीं समझ पाएंगे सब कुछ। उससे कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगेगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर देख सकते हो। दही में आप लैक्टोबैसिलस ज़रूर देख सकते हो, बैक्टीरिया देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे शायद अमीबा, पैरामीशियम देख सकते हो। एक ही से पत्ते की सतह पर आप छोटे छोटे छेद देख सकते हो, पर आप उससे इस पूरी दुनिया के बारे में नहीं सीख सकते, ना माइक्रोस्कोप से ना टेलीस्कोप से। इनकी एक सीमता है। तो हम सीखेंगे कि हम कैसे सीख सकते हैं, फिर कैसे पता लगेगा हमें इन सब चीज़ों को। उसके लिए हमारे हाथ में कौन सा ऐसा टूल है मानवता के पास कि हम इतना सब कुछ सीखते समझते जा रहे हैं, इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।